क्लास 12 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर चलेंगे हम एक्सरसाइज 13.2। पिछले वीडियो तक आपने देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्व करने के इस प्रोसेस में हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 13.2 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। इसमें दिया है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट A and B such that probability of A is 0.3 and probability of B is 0.6. So find the probability of A and B and probability of A and not B, and third is probability of A or B, and fourth is probability of neither A nor B। यहाँ पर इन सभी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कुछ सेट थ्योरी का भी अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर जो भी नोटेशन यूज करेंगे वो सेट थ्योरी का ही अप्लाई करते हैं। तो इनके फॉर्मूले अगर आपको नहीं पता है तो उनके फॉर्मूले भी आप देख लीजिए, किस तरह से ए यूनियन बी या नॉट ए नॉट बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम उसको सेट से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड यूज किया गया है, इसका मतलब हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड मीन्स इंटरसेक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कंडीशन दिया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन देयर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू दी गई है, कितना भाई 0.3 इंटू 0.6 एंड 0.3 इंटू 0.6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.18। आप ले लीजिए या 18/100 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 0.18 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की वैल्यू। हमसे थर्ड सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी, अगर आप सेट थ्योरी को जानते होंगे, वेन डायग्राम से जब हम क्वेश्चंस को किया करते थे क्लास 11th में, तो यहाँ पर हम ए एंड नॉट बी के लिए क्या करते हैं, देखिए यह ए हो गया या बी हो गया, मान लीजिए दो सेट है वेन डायग्राम के अंतर्गत, तो ए हो लेकिन बी नहीं हो, नॉट बी मीन्स ये वाली एरिया जो होती है, इस एरिया को हम बोलते हैं ए बट नॉट बी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। अगर आप सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ यूज किया करते थे ए माइनस बी मीन्स होता है ओनली ए माइनस बी होता है ओनली ए, या उसको हम बोलते हैं ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ए हो लेकिन बी नहीं हो। तो बी वाला कौन सा, बी वाला ये पोर्शन आपने माइनस कर दिए, तो यही जो बचा जो हमने साइडेड पोर्शन किए वो रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी या ए एंड नॉट बी। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे, आप पूरे एन ए में से ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन अगर काट कर निकाल दिया जाए तो आपको वही मिलेगा जो कि एन ए माइनस बी का लिए होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर आपको सेट थ्योरी का याद हो तो विच इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यह एन ए माइनस बी के लिए पूरे एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को आप अलग कर दें तो आपको मिल जाएगा एन ए माइनस बी। इसका मतलब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, दैट मीन्स आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो लेकिन बी नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको लिख दीजिए ए माइनस बी, वहां पर तो सेट थ्योरी में रिप्रेजेंट करते थे ए हो लेकिन बी नहीं हो। इसका मतलब आपको अगर फाइंड करना ए हो लेकिन बी नहीं हो तो इसका मतलब ये वाली जो साइडेड पोर्शन वाली एरिया है विच इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए। देख लीजिए दोनों कंडीशन एक ही है, या बी नॉट ऐसे लिख देता है कभी कभी, या आपको कभी ऐसे मिलेगा बी कंप्लीमेंट इस तरह से डैश दे देते हैं, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। तो मैंने बी नॉट यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किए, तो ए इंटरसेक्शन बी हो या ए माइनस बी हो, मीनिंग आप देख लीजिएगा, इसका मतलब है कि ओनली ए के एलिमेंट होना चाहिए, उसमें बी नहीं हो, तो बी वाला मतलब ये इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे हैं। अब आप इन दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 0.3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने फाइंड किए थे, कितना आया फर्स्ट पार्ट में 0.18 आ जाएगा। तो आप इसको 0.30 में से एंड 0.18 माइनस कर लीजिएगा तो आपको भी पता है कि 0.12 या 0.12 आ जाएगा, या 12/100 कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये हो गया, हमने आपको बताया कि ए बट नॉट बी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरी पार्ट की बात, तीसरी में बात कर रहा है, ए आर बी। आर का मतलब होता है यूनियन, क्या होता है, यूनियन। तो जहां ए आर बी का यूज होगा, ये आपको समझ में आ गया हो, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है ना। तो यहां के बाद अगर आप इसको एक और नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी पूछा गया है ए आर बी, दैट मीन्स आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला आप जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस probability of B minus probability of A intersection B, and probability of A is equal to 0.3 and 0.3, probability of B is equal to 0.6 and probability of A intersection B is equal to 0.18। सो यहाँ पर आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18, और ये जो डिफरेंस करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 0.90 माइनस 0.18 एंड द डिफरेंस बिटवीन 10 8 2 हो जाएंगे, 817 हो जाएगा, तो ये 0.72 आ जाएंगे करीब, ठीक है ना। तो 0.72 आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू या ए और बी की वैल्यू। नेक्स्ट में नाइदर ए नॉर बी की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपने नोट कर लिए होंगे, जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो नाइदर ए नॉर बी में क्या पूछा जाएगा, अभी ए यूनियन बी की वैल्यू हम वहाँ रख लेते हैं कि हमें अभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो ए यूनियन बी की वैल्यू 0.72 आ गया था, ठीक है। तो अभी हमसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नाइदर ए नॉर बी, न तो ए हो न तो बी हो। इसका मतलब न तो ए हो न तो बी हो, विच इज इक्वल टू, अभी देखिए डिमॉर्गन्स लॉ आप लोग अगर पढ़े होंगे क्लास 11th में, डिमॉर्गन्स लॉ बताया गया होगा, ए यूनियन बी, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगाया था, तो वहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन्स लॉ हुआ करता था। यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाता था और एच जो सेट होते हैं सारे सेट के कॉम्प्लीमेंट यूज किया करते थे। तो डिमॉर्गन्स लॉ में आप भी देख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, न तो ए हो न तो बी हो, ये पूरा रीजन नहीं होना चाहिए। तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से आप इसको अगर ये पूरे होने को माइनस कर दें तो इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाए। मतलब अगर ये न तो ए हो न तो बी हो, इसका मतलब इसके होने की प्रोबेबिलिटी मींस यहाँ से ए यूनियन बी को पूरे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा ए यूनियन बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको फॉर्मूले में आप जानते होंगे और फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था, इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी नॉट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। ये ए यूनियन बी नॉट के लिए क्या बताया था, पूरे यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, जैसे सिंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 हुआ करती है, इसीलिए इसको हम 1 में से नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 में से आप माइनस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी हमने थर्ड में फाइंड किए थे, वैल्यू कितनी आई थी, 0.72 आ गया। तो सो 1.00 माइनस 0.72, सो 10 to 8 आ जाएंगे, 97 या 972.28 आ जाएगा, 0.28 ले लीजिए, ठीक है ना। 0.28 आ जाएगा नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी मीन्स आप डिमॉर्गन्स लॉ को देखिएगा, इसमें 2-3 बार डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया गया, वो थ्योरम भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आपने क्वेश्चन नंबर 11 देखे थे एक्सरसाइज 13.2 के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 12th की बात करने के लिए, देखते हैं 12th क्या पूछा है। वैसे भी एक्सरसाइज आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कि सब्सक्राइब बहुत ही कम बच्चे करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो इतने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कम से कम हमें ये पता चलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाई को 3 बार थ्रो किया जा रहा। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है।
आप देखिए डाई को अगर 3 टाइम क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है 216 सिंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है ना। और उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर कम से कम एक बार हो। अगर हम ऐसा कर लें एटलीस्ट 1 के लिए आप एग्जांपल नंबर 14 को देखिए, एग्जांपल नंबर 14 है, वहां पर दिया है एटलीस्ट ऑफ ए एंड बी, है ना, यहाँ लिखा ना द प्रोबेबिलिटी इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एटलीस्ट 1 ए एंड बी इज 1 माइनस नॉट हैपनिंग ऑफ ए एंड बी मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू बी नॉट है। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर जस्ट एक्सरसाइज के ऊपर देखिएगा 13.2 के पहले, तो वहां पर दिया है। मैं यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं। अगर डाई को 3 बार थ्रो करेंगे तो ऑड नंबर कितने मिलेंगे, ये काउंट करने के पेशा हम ये बात कर लें कि इन सिंगल थ्रो, अगर हम ये बात करें इन सिंगल थ्रो, क्योंकि 216 लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इन सिंगल थ्रो, ठीक है ना, अगर सिंगल थ्रो में देखा जाए तो सिंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये मिल जाएंगे। अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स की फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 एंड 5, दैट मीन्स 3/6 इज इक्वल टू 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवन नंबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इन्हें सिंगल थ्रो की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर मीन्स 2 4 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू ऑल्सो 3/6 या 1 माइनस 1/2 कर लें, है ना, इवन को ऑड को माइनस कर ले तब भी इवन की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, है ना, एटलीस्ट वंस की बात कर रहा, विच इज इक्वल टू अगर कर लें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड, नो ऑड नंबर एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार में कोई ऑड नंबर न मिले या ऑल और इवन नंबर्स मिले, तो उसको सारे इवन नंबर्स को 1 में से माइनस कर लें, सारे इवन नंबर को 1 में से माइनस कर लें तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर मिल जाएगा। एटलीस्ट कम से कम एक आपके, कम से कम मतलब एटलीस्ट वंस का मतलब होता है कम से कम एक ऑड नंबर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इवन नंबर मतलब तीनों डाइस पर जो इवन बनेंगे, एक इवन हो 2 3 4, ये इवन नंबर्स को हम ले लेते हैं, जितने इवन नंबर वाले हैं उसको माइनस कर लीजिए, तो आपको अपने आप मिल जाएगा कि कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3, तीनों डाइस पर ऑड नंबर आने वाले वो सारे निकल आएंगे। तो इसके लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन गेटिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, गेटिंग इवन नंबर ऑल द 3 डाइस, है ना, ऑन गेटिंग इवन नंबर ऑन ऑल 3, यहाँ लिख दीजिएगा ऑन ऑल द 3 डाइस। हमने गेटिंग इवन नंबर ऑन ऑल 3 डाइस पर होगा, तो इसके लिए 1 माइनस मतलब तीनों डाइस पर हमारे पास इवन नंबर हो, तो अगर सिंगल डाइस की बात करें तो सिंगल डाइस पर इवन नंबर हमारे पास 1/2 होता है, दूसरे पर इवन 1/2 होगा, ऐसे ही तीसरे पर इवन 1/2 होगा। इसका मतलब 1 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 7/8 आ जाएंगे, इवन नंबर होने के लिए 7/8 आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑड एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, तो यहीं पर एग्जांपल नंबर 14 है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉट बी है। नॉट ए नॉट बी मीन्स हो गया कि न तो ए हो न तो बी हो, इसका मतलब न तो पहले पर इवन आए ऑड आए, न तो दूसरे पर आए, न तीसरे पर आए, तो ये सब चीज़ें अगर देख कर चलें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखें, हम चलें फिर इसका क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। 13 लेकर क्वेश्चन नंबर 13 ने पूछा क्या है, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग बॉक्स ऑफ कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल। एक बॉक्स है जिसमें से बॉक्स को आप ले लीजिए, इस बॉक्स में आपके पास नंबर ऑफ ब्लैक हमारे पास 10 है और इसमें रेड बॉल, जो रेड बॉल्स हैं वो टोटल 8 हैं। इसमें से ड्रा किया जा रहा है, आपको ड्रा कितना करना है, 2 बॉल्स ड्रा करना है, ठीक है ना। और कंडीशन जो दिया है विथ रिप्लेसमेंट की है, याद रखिएगा कंडीशन जो दिया है ड्रा करने के लिए 2 बॉल है लेकिन विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, बोथ बॉल आर रेड हो। सबसे पहले हमें पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
बोथ बॉल्स आर रेड आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल? अगर 2 बॉल आप ड्रा कर रहे हैं रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग, काउंट बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल है, तो दोनों बॉल आपके रेड हो। अगर देखिए विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है तो आप इसमें जो भी बॉल निकालते हैं पहली बार में उसको देखते हैं, वापस कर देते हैं, तो रिटर्न करने की कंडीशन जो होती है वो विथ रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आप रिटर्न नहीं करते हैं, तो यहाँ पर रिटर्न करते हैं, इसका मतलब जितनी बार में पहली बार में जो आप कंडीशन को लेते हुए बॉल निकाले थे वही कंडीशन दूसरे के लिए होगा, जितनी बॉल पहली बार में थी उतनी बार दूसरी बार में भी होगा। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो पहली बार रेड की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो पहले बार में रेड आपके 8 थे, टोटल नंबर ऑफ बॉल उस बैग में या उस बॉक्स में 18 थे, और दूसरी बार जब निकाले हैं विथ रिप्लेसमेंट में तो दूसरी बार भी 8/18 ही होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बराबर आएगी, क्योंकि दोनों कंडीशन विथ रिप्लेसमेंट के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 4 8, 2 9 18 एंड सिमिलरली 9, सो 16/81 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल आर रेड। नाउ सेकेंड पूछा है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। यहाँ पर कंडीशन फिक्स किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, है ना, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, पहली बॉल आपको ब्लैक मिले, एंड सेकेंड इज रेड एंड सेकेंड इज रेड। ये देखिए यहाँ फिक्स कर दिया है, अगर ये फिक्स नहीं करता है तो वह आप थर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर फिक्स किया गया पहला आपका ब्लैक ही हो और दूसरा आपका रेड हो, और विथ रिप्लेसमेंट चल रहा है, तो पहला अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक कितने में से निकालेंगे, 10 में से निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/18 हो जाएगा, इनटू दूसरी वाली आप रेड निकालने जा रहे हैं, तो रेड निकालते समय जो ब्लैक आपने निकाले उसको वापस कर दिए, तो भाई टोटल बॉल उतना ही रहा, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट में पहली बार जो बॉल निकालते हैं उसको देखते हैं फिर वापस रख देते हैं, फिर दूसरे निकालने जाते हैं, तो बॉल तो उतना ही रहा, जब आप वापस कर दे तो कुछ तो कम हुआ नहीं। इसका मतलब फर्स्ट में ब्लैक अगर 10/18 हुआ तो दूसरे रेड की प्रोबेबिलिटी 8/18 हो जाएगा, 8/18, क्योंकि नंबर आप टोटल बॉल में कहीं भी कोई कमी नहीं हो रही, क्योंकि वापस आप बॉल को रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यह आ गया 2 5 10 एंड 2 9 18 एंड 2 4 8 एंड 2 9 18, सो 20/81 आ गया। नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, है ना, वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, दूसरा वाला आपका रेड हो। यहां पर कंडीशन थोड़ा अलग है। क्या अलग भाई, कोई भी एक ब्लैक हो दूसरा रेड हो, ये बाउंडेशन है कि पहला ही ब्लैक हो दूसरा रेड हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। यहाँ तो कंडीशन दिया था कि पहला जब भी निकालेंगे ब्लैक निकालेंगे, दूसरी वाली रेड निकालेंगे। जब ऐसा यहाँ पर थर्ड में दिया ही नहीं बाउंडेशन, तो हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट टाइम ब्लैक निकालेंगे, दूसरी बार रेड निकालें, यहाँ फर्स्ट टाइम रेड निकालें, दूसरी बार में ब्लैक निकालें। इसका मतलब 2 कंडीशन बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम ब्लैक का निकालेंगे और उसमें दूसरी बार रेड निकाल दें, या हम कर दें कि पहली बार में रेड निकाल दें और दूसरी बार में प्रोबेबिलिटी किसका ले लें, ब्लैक निकालें। भाई 2 कंडीशन बन सकती है हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम 2 यहाँ बन जाएगी कि या तो ब्लैक होगा रेड होगा, या तो रेड या ब्लैक होगा। तो अगर ब्लैक रेड की बात कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट में, पहला अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक आउट 10 में से है, तो आउट ऑफ 10 तो 10/18, दूसरी रेड होंगे तो रेड की प्रोबेबिलिटी 8 है, 8/18 विथ रिप्लेसमेंट चल रहा है, इसलिए टोटल नंबर वही रहेगा। सिमिलरली अगर 8 पहला मतलब पहला रेड हो तो वह 8 में से होगा, और दूसरा वाला अगर ब्लैक हो तो ब्लैक कितने में से होगा, वो 10 में से, आउट ऑफ 10 है तो 10/18 हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये 8/10 या दैट मीन जो भी हो इसको लिख सकते हैं 2 × 8/18 × 10/18, है भाई 2 बार हो गया ये। तो अब आप दोनों कंडीशन में 80 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 4 8 2 9 18 एंड 2 5 10 2 9 18, सो 2 4 8 8 5 40 एंड 9 9 81, सो 40/81 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। हम आप क्वेश्चन नंबर 13 को रब कर रहे हैं, जो कि कंडीशन दिया था उसके बेसिस पर इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पर मैंने करीब करीब क्वेश्चन सभी मैंने कंप्लीट करा दिया, कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं किया जा रहा है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा और अदर्स को भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। Probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, so find the probability that the problem is solved and exactly one of them solve the problem. सबसे फर्स्ट दिया गया है कि किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें 2 पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो क्वेश्चन पार्टिसिपेंट ए के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है, इंडिपेंडेंटली की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन इज सॉल्व बाय पार्टिसिपेंट, लिखा है ना। द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/2 है अगर वो ए के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट मीन्स 1/3 इफ द क्वेश्चन वी सॉल्व बाय बी के द्वारा है। बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर वो दोनों मिलकर ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंटली। सो फर्स्ट पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इस केस में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एटलीस्ट, मतलब कम से कम कोई एक ट्राई कर ले तब भी हो सकता है। प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो पाएगा, या तो कोई एक ट्राई कर ले या तो दोनों मिलकर ट्राई करेंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। कैसे भाई, देखिए या तो ए सॉल्व करेगा या तो बी सॉल्व करेगा या तो दोनों मिलकर करेंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कंडीशन में हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या होगा भाई, प्रॉब्लम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि प्रॉब्लम ए सॉल्व करेगा या तो बी सॉल्व करेगा या दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इसके लिए आप यूज कीजिए फॉर्मूला 1 माइनस, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम अप्लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू इंडिपेंडेंटली कंडीशन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, या आपको याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। मतलब ना तो ए के द्वारा सॉल्व हो ना तो बी के द्वारा सॉल्व हो, उस अटेम्प्ट को माइनस कर दीजिए 1 में से, तो आपको मिल जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या प्रोबेबिलिटी बनी होगी, या तो वह ए से द्वारा सॉल्व होगा या तो बी के द्वारा सॉल्व होगा या दोनों मिलकर सॉल्व किए होंगे। तो प्रॉब्लम ए सॉल्व होना चाहिए, दैट मीन्स प्रॉब्लम एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी लगेगा यहाँ पर, तो ए यूनियन बी हमने लगाया। और एग्जाम्पल नंबर 14 के बेसिस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू बी नॉट लगाया जाए। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स न तो ए सॉल्व कर पाए, वो अटेम्प्ट अगर देखा जाए तो 1 माइनस, बिकॉज ए नॉट मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स हो जाता है कितना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। और दूसरी बार हमने लिख दिए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात कर लीजिए, ठीक है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 एंड इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। सो 1 माइनस एंड 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/2 एंड 2/3। सो प्रॉब्लम इज सॉल्व इज 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स 2/3। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व हो जाएगा जब दोनों मिलकर करेंगे। इसका मतलब आप ए यूनियन बी आइदर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू बी नॉट अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इंडिपेंडेंटली चल रहा तो इसकी वैल्यू ही उतनी होती है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट को देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखिए पूछा है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना, यही ना पूछा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना, one of them solve the problem, exactly one of them solve the problem। कोई एक एग्जैक्टली की बात कर रहा है, मतलब कोई भी एक इसमें सॉल्व कर लेगा। तो ऐसे केसेस में जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है वो क्या बनेगी भाई, प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि अगर ए सॉल्व करेगा तो उस समय बी नहीं सॉल्व करेगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट लिख दीजिए। अगर ये भी नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल लिख देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ए हो तो बी उस समय नहीं सॉल्व कर पाए हो, या अगर बी ने ट्राई किया हो सॉल्व करने के लिए तो ए से वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये ना होगा भाई, एग्जैक्टली दोनों को ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम में क्या आएगा कि अगर ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा तो ए नहीं करेगा। इस केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होगा 1 माइनस
probability ऑफ बी, बिकॉज बी नॉट मीन्स कितना होता है, देखो वहाँ लिखा 1 माइनस probability ऑफ बी, दैट मीन्स 1 माइनस 1/3। ये probability ऑफ बी 1/3 हो, सो probability ऑफ ए नॉट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 1/2 एंड 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे 2/3 प्लस 1/3 इंटू 2 1 जा 2, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ पर मिल जाएंगे 1/3 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/6, दैट मीन्स 1/2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉबिलिटी आ जाएगी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर, ठीक है, रब कर दिया जाए। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 बोर्ड पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आ भी चुका है बट लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, क्वेश्चन नंबर 15 एंड एक्सरसाइज 13.2। सो हियर गिवन वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड। टोटल कार्ड आपके पास 52 है, उसमें से एक कार्ड आपको ड्रा करना है। इन विच द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट हैं। तो इवेंट ई दिया है, इवेंट ई क्वेश्चन नंबर देखिएगा, टोटल आपके पास जो कार्ड हैं वो 52 कार्ड है, इसमें से आपको ड्रा करना है ड्रा 1 कार्ड, ठीक है ना, 1 कार्ड आपको ड्रा करना है। तो E इज इक्वल टू गिवन है, E इज इक्वल टू क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन स्पेड हो, ठीक है ना, द ड्रॉन कार्ड या कार्ड जो ड्रा कर रहे हैं, द कार्ड ड्रॉन इज क्या है स्पेड हो। तो आप ये देखिए कि स्पेड कितने होते हैं, भी नोट कराया था मैंने कि यहाँ पर स्पेड आपके पास डायमंड होता है, हर डायमंड स्पेड एंड क्लब, तो ये आपके 13 हुआ करता था, याद होगा आपको। तो टोटल द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड हो, आपसे पूछा है कि स्पेड एंड एफ इज इक्वल टू दिया है, एफ इज इक्वल टू ये देख लीजिएगा इसकी प्रॉबिलिटी कितनी होगी, एंड द कार्ड इज द कार्ड ड्रॉन, इसमें दिया है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस हो, ठीक है ना, एस है। तो ये आप निकाल लीजिए इसकी प्रॉबिलिटी। तो आपसे पूछा क्या है इसमें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट होंगे। तो पहले हम इनकी प्रॉबिलिटी देखते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम प्रॉबिलिटी ऑफ ई की बात करते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ ई मीन्स हो गया प्रॉबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड इज स्पेड हो, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, कितने में से होगा 52 में से। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। एंड प्रॉबिलिटी ऑफ एफ की बात करते हैं, एफ क्या गिवन भाई, एफ इज इक्वल टू द ड्रॉन कार्ड इज एन एस हो, एस कितना भाई, ड्रॉन कार्ड इज एन एस हो, एस कितना होता है 4 होता है, तो हम इसको लिख देते हैं 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। ओके, नाउ प्रॉबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तभी तो इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ एस, देखिए लिखा ना द ड्रॉन कार्ड इज स्पेड हो एंड द ड्रॉन कार्ड इज एन एस हो। तो आपको पता है कि एस जो होते हैं वो एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक किंग का, और एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का होता है। तो एन एस ऑफ ए स्पेड है, मतलब हमें जो ड्रा करना है वो आप देखिए क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन बनेगा, क्या स्पेड का कोई एस होता है, तो आप बोलेंगे यस सर स्पेड का एक एस होता है, ठीक है ना, क्योंकि 4 एस होते हैं टोटल, जो कि एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का हो गया, एक स्पेड का हो गया, एक क्लब का होता है। तो इसका मतलब स्पेड का एस जो है 1 कार्ड है, इसका मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो 1/52 आ जाएगा, जो कि एस होगा स्पेड का 1/52। सो आपसे पूछा गया क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या प्रॉबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल है। तो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/52 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/13। देयरफॉर 1/52 इज इक्वल टू 1/52, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट होंगे। सो बोथ इवेंट्स, बोथ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, यहां लिख लीजिएगा आर इंडिपेंडेंट।
ओके, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जैसा कंडीशन इसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, अगला देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। ये रब कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई और एफ में जो कंडीशन दी थी हमने बता दिया आपको। नाउ ई एंड एफ के लिए फिर 52, और चलिए इसको मैं रब कर दें, बाकी सब छोड़ दिए वैसे ही, क्योंकि वहीं फिर फाइंड करना हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट चलना है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट है। इसमें दिया द कार्ड इज ब्लैक हो। देखिए द ड्रॉन कार्ड इज क्या हो, द ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक आपको लेना है, ठीक है। और दूसरा दिया है द ड्रॉन कार्ड इज ए किंग हो, इज अ किंग। ओके, तो ब्लैक और किंग दोनों की बात कर, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब होते हैं। तो दो कार्ड होते हैं, दो तरह के कार्ड होते हैं, एक तो रेड कार्ड होते हैं, दूसरा ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ब्लैक बताया था 26 होते हैं, तो किंग कितना होगा 26 का 2 होता है। ब्लैक में 2 कार्ड होते हैं, एक तो आप ले लेंगे कौन सा, स्पेड एंड क्लब लेते हैं, तो उसमें किंग जो है आपका 2 होता है, ब्लैक का किंग कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। ये आपको चार्ट याद होगा कि टोटल कार्ड ये है 52, जिसमें डायमंड होता है, हार्ट होते हैं, ठीक है ना, स्पेड होते हैं, और मैंने बताया था क्लब होते हैं। तो ये आपका 4th वाला हो जाएगा क्लब। और ये जो दोनों बन जाएंगे, ये ब्लैक में ले लीजिए, ब्लैक कार्ड हो गया, और इन दोनों को आप रेड कार्ड ले लेते हैं। तो इस तरह से ब्लैक के लिए दो मतलब 2 किंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक हो, सो ब्लैक इज 26 है, आउट ऑफ कितना होगा 26, 52 में से, तो ये इसको लिख दीजिए 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग कितने होते हैं 4 हुआ करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 4/52, सो 1/13। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ ए ब्लैक, है ना। किंग मतलब किंग जो होना चाहिए ब्लैक का किंग हो, ब्लैक का किंग कितना होता है 2 होता है, तो इसको लिख दीजिए 2/52 विच इज इक्वल टू 1/26। ओके, नाउ आपसे पूछा इज बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/26 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/13। सो आई थिंक इक्वल है ना। तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि 1/26 यस बोथ आर, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यस बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट हो गया। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पूछा गया है कार्ड ब्लैक हो, कार्ड किंग हो, तो ब्लैक कितने होते हैं 26 होते हैं, तो हमने प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52 हो गया। कार्ड आपका किंग हो तो किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52। उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन देखना है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट शो करने के लिए ये इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू चाहिए। तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा किंग जो कि ब्लैक का होगा। तो ब्लैक में 2 किंग होते हैं, ब्लैक में एक स्पेड और एक क्लब का एक किंग मिलकर 2 किंग हो गए आपकी किसके, ब्लैक के लिए, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52। कार्ड आपको याद रहेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, नेक्स्ट है ई क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, और कार्ड आप लोग देख लिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एस आर नो आता है। तो क्वेश्चन नंबर इसके 3rd में पूछा गया है इज इक्वल टू द कार्ड ड्रॉन इज किंग आर क्वीन हो। देखिए इज यहाँ पर आप लिखिएगा द कार्ड ड्रॉन इज किंग आर क्वीन। ओके, यहाँ पर किंग और क्वीन लेना है। एंड नेक्स्ट इज एफ इज इक्वल टू दिया गया है द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन आर जैक हो, क्वीन आर जैक हो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आर क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आर क्वीन। यहाँ क्वीन आर क्वीन का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग लेंगे, ए यूनियन भी लग जाएगा बिकॉज आर लगा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड जो होंगे, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन वर्ड लिख दिया। इंटरसेक्शन इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने किंग को ABC नहीं माना, मैं आपको समझाने के लिए किंग इंटरसेक्शन क्वीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना होता है, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 किंग होने का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52। क्वीन कितनी होती है, क्वीन भी 4 होती है, तो इसका मतलब 4/52 हो गया। लेकिन क्या बता सकते हैं किसी किंग का भी कोई क्वीन है? किंग का क्वीन अगर पूछा जाए, किंग इंटरसेक्शन क्वीन में, इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन हो सकता है क्या? क्या कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है? कहीं कोई नहीं कॉमन है। तो किंग और क्वीन में कोई इंटरसेक्शन एलिमेंट कॉमन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये 0 आ जाए, तो ये कितना आ जाएगा 8/52। रहने देते हैं ऐसे, इंटरसेक्शन तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि आप ले लेते हैं स्पेड, स्पेड का किंग कहते हैं तो 1/52 आया था, इनके बीच में कॉमन हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन किंग और क्वीन में आपस में कॉमन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं ई एंड एफ के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और जैक की बात कर रहे हैं। क्वीन और जैक में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना होगा, सेम कंडीशन लगाइए, क्वीन का किंग का प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड जैक का। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इंटरसेक्शन क्वीन इंटरसेक्शन जैक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक इज 4/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इंटरसेक्शन जैक इज इक्वल टू 8/52 आ गया। सो आपसे पूछा गया है ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, पहले तो ये देख लीजिए ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ क्या आएगा, मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है। तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन इंटरसेक्शन क्वीन एंड जैक, तो कॉमन मिल रहा है क्वीन मिल रहा है। इसका मतलब आपको ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन फाइंड करना है जो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन आएंगे, मतलब ई और एफ में किसका कॉमन मिल रहा है, क्वीन वर्ड कॉमन मिल रहा है। तो क्वीन वर्ड को आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो 4/52 हो जाएंगे। तो अब इसका आंसर कितना हो सकता है, नाउ आपसे पूछा है क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। यहाँ आ जाएगा 4/52 और हियर 8/52 प्लस 8 इंटू, है ना, इंडिपेंडेंट है सो इंटू हो जाएंगे, इंटू 8/52 इंटू 8/52, तो कितना आ जाएगा ये आ गए आपके पास 8 इंटू 8, तो आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लीजिए, ये 1/13 हो गया और ये 4 2 ये 4 13, 4 2 8 और ये 13, सो 4/13 स्क्वायर हो गया, जो कि इक्वल तो नहीं ही बन रहा है ना। इसको लिख दीजिएगा 1/13 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4/13, दैट मीन्स 169 आ जाएगा। सो नॉट अ इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये नॉट अ इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 रहा, ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, in a hostel 60% of students read Hindi newspaper and 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. A student is selected at random, so find the probability that she read neither Hindi nor English newspaper, and B part is if she read Hindi newspaper, find the probability that she read English newspaper, and third part is if she read English newspaper, so find the probability she read Hindi newspaper. So there are एक आपके सर्वे है जिसमें कि हॉस्टल में 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को मैं H से रिप्रेजेंट करूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर, H मीन्स रीडिंग जो पर्सन हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 60% आर गिवन and 40% read English newspaper, so those are reading English newspaper denoted by E, which are 40% है, so 40/100, and 20% read both हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश के लिए है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, दैट मीन्स कितने पर्सन हो गए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू 20%। 20% ऐसे जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, आपसे पूछा गया है नंबर ए पार्ट,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। जो एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, आपसे पूछा गया न तो वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो न तो इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश होल नॉट, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे सारे वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा है बी पार्ट, ये याद रखिएगा क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई एग्जामिनेशन में, तो बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना जानती है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े ऐसा उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। दैट मीन्स ऑलरेडी हैपेंड हो गया, ऑलरेडी ये पता हो गया कि वो हिंदी जानती, इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी पूछा गया। तो अब अगर आपसे पूछा गया कि इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी बताइए जब वो हिंदी जानती है, इसका मतलब इट इज़ ऑलरेडी गिवन, इट इज़ नोन, या ऐसा हो चुका है, ये इवेंट हैपेंड हो चुकी है, दूसरे की पूछा जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाती है यहाँ पर। तो हिंदी वो जानती है, इंग्लिश का पूछा गया, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एच विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर जो जानती है। ई इंटरसेक्शन एच को आप लिख सकते हैं एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर। वैल्यू आपके सामने है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा है सी पार्ट। सी पार्ट पूछा है इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना जानती है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। मीन्स हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया है जबकि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना जानती है, कंडीशन आपका क्लियर है। ऐसे में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू आपको पता है कितना है 20 अपॉन 100, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना है 40 अपॉन 100। सो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 20 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 आ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हम यहाँ पर इसको रब कर रहे हैं, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। इजी क्वेश्चन था बट ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज चेंज के क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एंड क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर on each die when a pair of dice is rolled. When a pair of dice is rolled, then total number of sample space single dice को 6 टाइम, that means 36 बनेगा जब आप पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं। ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी इन सिंगल टॉस पर इवन प्राइम नंबर 1 होता है। अगर सिंगल डाइस में देखा जाए तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 होता है। तो दोनों लिखा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है ऑब्टेनिंग, यहाँ पर आपसे पूछा है ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ, इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन इच डाई कहा है। दैट मीन्स हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 2 के लिए, हमसे इनकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, दोनों पर इवन हो तो इसका मतलब दोनों पर 2-2 आए हो। ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर 36 में से देखा जाए तो 2-2 होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1/36 होगा। भाई 36 टाइम्स है, 1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी बनेंगे है ना, लेकिन उसमें से 2 मतलब दोनों डाइस पर क्या होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2 होता है, तो 2 दोनों पर हो, ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है, 2 इवेंट ए एंड बी will be independent if 2 event A and B will be independent। कंडीशन तो यही होता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो। ऐसी कंडीशन को फॉलो करने वाला सबसे पहले पूछा है कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो अगर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ऐसे केसेस में A एंड B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 0 आ जाएगा, तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा। नंबर बी की बात करते हैं कि अगर वो प्रोबेबिलिटी A नॉट एंड B नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A
इंटू 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ बी लिखा जाए, 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। या हम इसको ए नॉट बी नॉट या 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना लिख सकते हैं, ए नॉट इनटू बी नॉट। तो होने की और ना होने की प्रॉबिलिटी कंडीशन से देखा जाए ए इन नॉट बी नॉट, इसको देखिए ए इंटरसेक्शन बी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए नॉट इन बी नॉट, या हम ए इंटरसेक्शन बी नॉट विच इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ए नॉट इंटू बी नॉट। शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ, कभी कभी ए इंटरसेक्शन बी को ए बी या ए, जैसे आपसे पूछा गया प्रॉबिलिटी ऑफ ए बी ए इंटरसेक्शन बी, या आपसे पूछा गया प्रॉबिलिटी ऑफ ए बी, बोथ मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी होता है, या ए इंटरसेक्शन बी को हम ए बी भी लिखा करते हैं। इसका मतलब कुछ भी आए, हो सकता है इंडिपेंडेंट ना हो तो कुछ और आ सकता है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए बी होता है, ठीक है ना। दोनों को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू, ये पूछा, ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट बना रहा है, चाहे यह होने का हो न होने का हो, दोनों केसेस में मल्टीप्लिकेशन दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यह इंडिपेंडेंट बन रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन बी तो अभी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सी पूछा गया है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ बी हो। ऐसे केसेस में क्या ये इंडिपेंडेंट बनेंगे? तो आप भी देख सकते हैं कि अगर दोनों की प्रॉबिलिटी मान लीजिए 1/2 है, तो ऐसे केसेस में ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, या हमने मान लीजिए कि ए और बी दोनों की प्रॉबिलिटी बराबर आ रही है, ठीक है ना। और हम सेट को मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 and 3 है, एंड बी इज इक्वल टू हमने ले लिए 3, हमने मान लीजिए 4 and 5 ले लेते हैं, और डाइस को बेसिस पर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है। सो ऐसे केसेस में दोनों की प्रॉबिलिटी देखा जाए तो 2/6 हो जाएगा, एंड प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/6 होगा। अगर मान लीजिए किसी डाई को थ्रो किया जाए और उसमें से प्रॉबिलिटी ऑफ ए की प्रॉबिलिटी जो 8 के आउटकम होंगे वो 2 3 हो, और बी के आउटकम 4 5 हो, ऐसे में उन दोनों की प्रॉबिलिटी 2/6 हो सकती है। लेकिन इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो यहाँ पर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। तो ऐसे केसेस में प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आने के केसेस में हम ये कह सकते हैं कि जब ए और बी बराबर हो तो वो जरूरी नहीं कि वो इंडिपेंडेंट बनाए, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी 0 आ गया और ए और बी की प्रॉबिलिटी 2/6 इंटू 2/6 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल तो है नहीं। तो यहाँ पर यह है आपका इंडिपेंडेंट केस के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा पूछा है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। मतलब डी ऑप्शन जो दिया, आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं कि ए की प्रॉबिलिटी और बी की प्रॉबिलिटी अगर सम 1 के बराबर हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं 1 2 3, और यहाँ पर 4 5 6 ले लेते हैं, तो इनकी प्रॉबिलिटी 3/6 एंड 3/6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 आ सकता है। तो 1 होने के केसेस में थोड़ा ही कहा जा सकता है कि इनका इंटरसेक्शन भी आपका 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ये भी केस आपको फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी है, जिसको किसी भी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट बनाएगा, और भी एग्जाम्पल लेकर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हमने आपको एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कराएं। अगले वीडियो में हम 13.3 से देखेंगे, तो बेस थ्योरम बेस पर है, हम उसको अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए।